और मज़ेदार चैप्टर है, और इससे फाइनल एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसका ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एकदम जितना पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे और एकदम सटीक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो देखिए, आप अगर बहुपद की बात करें तो यहाँ लिख देते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की मात्रा एक हो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की मात्रा एक हो उसे, जैसे आपका 2x² प्लस 4x माइनस 10, x² प्लस 4 या 2x² प्लस 9 etc। ये सारे के सारे बहुपद हैं, ये भी और ये भी। अभी आप नहीं समझ पाइएगा कि क्या लिखे है, ये क्या होगा। अब हम समझाने जा रहे हैं, अब समझ में आएगा आपको कि क्या होता है ये। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको ये समझना है, चर। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि चर की क्या होती है। चर क्या होता है? चर तो ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर हो, मैथ में कहीं भी इस्तेमाल हो, और उसको क्या कहेंगे जी? चर। जैसे यहाँ ई, और इस अगर कोई चर है उसके साथ भी कोई अंक है तो उस पूरे को भी क्या कहेंगे? अचर। भले सॉरी, चर क्या कहेंगे? चर। लेकिन एक आता है अचर। तो अचर में क्या है कि वैक से लेके कहाँ तक? अनंत तक चले जाइए, इस सारे क्या आएंगे इसमें? जिसका वैल्यू बदलता रहे उसको कहते हैं चर, जिसका वैल्यू नहीं बदले वो क्या हो जाएगा? अच्छा, जैसे यहाँ हमने लिखा 2x² प्लस 10, इस 10 का वैल्यू बदलेगा कभी अब? लेकिन इसका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ अब x का मान 1 होगा तो कुछ और वैल्यू देगा, x का मान 2 होगा तो कुछ और देगा, x का मान 3 होगा तो कुछ वैल्यू और देगा, x का मान 10 होगा तो वैल्यू कुछ और देगा। तो इसलिए ये बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट जो आपका हो जाएगा चर, और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? अचर। समझ में आ रहा है? तो ये चर। और देखिए, इसमें एक चर की बात करता है, एक इसकी बात कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा, ये भी है ना, तो अब ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो ये चर है, दूसरा भी चर आ गया। ये भी, अगर हम ABCD के लेटर को चर कहेंगे तो यहाँ एक चर है, यहाँ दूसरा आ गया। तो दो चर कभी आपस में एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए हमने लिखा है जिसमें चर की मात्रा कितनी हो? एक हो। समझ में आया? ऐसे लेते चर दो। हाँ, ये क्या गो चर है? दो चर हो गया। अगर एक और होता जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस 10, तो यहाँ चर की संख्या कितनी है? 3। तो इसमें 3 चर हो गए। जबकि हमारा डिफिनेशन का होता है चर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक होना चाहिए। ये आपका चर है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो सर, एग्ज़ाम में तो सवाल कैसा पूछेगा? तो एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन बहुपद है, या सवाल पूछेगा बताइए इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बहुपद की पहचान। तो हम यहाँ पढ़ेंगे बहुपद होने का शर्त। सबसे पहले शर्तें पढ़ लेंगे। जो शर्त है, अगर वो शर्त पूरा होगा तो वो बहुपद है, अगर शर्त पूरा नहीं होता तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। सिंपल बात है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि चर बहुपद है या बहुपद नहीं है? तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नियम हम लिखा रहे हैं, अगर उसमें वो देखिएगा और हिसाब से फिट बैठता तो चर है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे बहुपद होने का शर्त देखिए, बहुपद होने का शर्त, ठीक है। बहुपद नहीं होने का शर्त, बहुपद नहीं
होने का, यानी कैसा कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, तो कहेंगे ये बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आता है कि ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर ए बी सी डी के अगर अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हमने देख लिया, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस रूट अंडर x प्लस 5, समझ में आ रहा है। तो यहाँ चला गया x, ए बी सी डी का कोई लेटर तो आ गया ना रूट का अंदर, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ भी पूरा है, नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और बता रहे हैं, एक चीज़ और लिख रहे हैं, ये समझिए, ये बहुपद है कि नहीं है, ये है। क्यों? क्योंकि इसमें x रूट के अंदर नहीं है, ये संख्या रूट के अंदर है। और हमने क्या बताया है कि ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर हो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा भी इग्नोर कीजिएगा आएगा नहीं। उस दिन हाथ मनने से बढ़िया है कि आज पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, इधर उधर देख रहा है सब कोई फायदा नहीं है। किसी को नींद आ रहा है कुछ ना, एक दिन रोना पड़ेगा, वक्त बीत जाता है, दोबारा हाथ मलते रहता है आदमी, नहीं आता है, नहीं आप वापस ला सकते हैं। तो ये इस तरह के जितने भी रूट के अंदर आएंगे ना, रूट के अंदर अगर संख्या है तो बहुपद है, लेकिन संख्या के अलावा x हो गया या उसके जगह y, ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर अगर रूट के अंदर हो तो वो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि अगर x हो और ऊपर इसका पावर माइनस हो, ऐसे हो, ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर हो, ये ऐसा समझो, और उसका पावर क्या हो, तभी बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ लिख ले हम, जैसे 2x² माइनस 2 प्लस 5x प्लस 10, तो यहाँ पावर माइनस हो गया ना, ये बहुपद नहीं होगा। अगर ऊपर हो पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, याद रखें किसी का भी। उसके बाद आप x का पावर -3 कर दीजिए, प्लस 10x प्लस 5 कर दीजिए, चाहे 10 कीजिए, ये भी बहुपद होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर माइनस में, और जिसका पावर माइनस में वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इससे आप और भी लिख सकते हैं अपने तरह से, जिसका पावर माइनस में हो। उसके बाद क्या होता है कि खूब ध्यान समझिए, अगर कोई बट्टा के नीचे हो और पावर प्लस में हो, समझ में आ रहा है, ए से लेकर जेड तक का कोई भी चीज़ घुसाइए इसके अंदर और उसका पावर कची हो। अब यहाँ प्लस हम 2 लिखे तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 2, 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ समझाने के लिए। और बटा के नीचे हो और पावर माइनस में हो तभी बहुपद होगा नहीं होगा। जैसे 1/2 के पावर x² 2 प्लस 4x प्लस 10, ये भी बहुपद नहीं होगा। जैसे पावर माइनस में बटा के नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा और माइनस में होगा नहीं। उसके बाद इसके अलावा यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। पावर नीचे है प्लस में नहीं होगा। लेकिन ध्यान से, अगर पावर नीचे, अब यहाँ इसके दोनों अल्टरनेटिव बताते हैं। अगर ऊपर हो ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर वोटर कुछ भी हो, अगर उसका पावर प्लस में है तो बहुपद है, और बाटा के नीचे ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर और पावर माइनस में है तो बहुपद है। आ रहा समझ में? ये दो रहे तो नहीं होगा, ये होगा तो हम नहीं होने का भी शर्त पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये दोनों अगर है तो क्या होगा, तो बहुपद होगा। आ रहा समझ में? जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये बहुपद हो सकता है। उसके बाद 9x² प्लस 10x प्लस 20, ये भी बहुपद हो सकता है कहती है। आ रहा समझ में? और नीचे बाटा के लेके नीचे लिखे, जैसे बाटा x के पावर -2 प्लस इतना बट्टा तो देना जरूरी नहीं है, 1/,
4x प्लस 10। आ रहा समझ में? अब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा अभी पावर ऊपर वाला नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा बहुपद है तो ये भी है, ये रूप हो सकता है बदल के दे दे आपको एग्जाम में, समझ में? तो ये है। उसके जैसा और भी कुछ ले लो, ये भी आपका बहुपद है। अब इसके साथ एक और चीज़ पढ़िए, ये नहीं है, ए से जेड तक का कोई भी लीटर और उसका पावर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं है। पावर बट्टा में दिए ना, कुछ बटा हो, 2/3 दिए हैं, समझ में आ रहा है? अब कितना होशियार चंद होगा तो कहेगा सर ए से लेट तक दे 4/2, सारी बाटा में दिया, अरे गधा कट नहीं जाएगा तो 2 नहीं हो जाएगा, तब तो 100 से पावर तो पूरा हो गया, तब तो बहुपद हो जाएगा ना। उसका पावर ऐसा दिया हो कि कट नहीं सके, समझ में आ रहा है? अब बाटा में दिया हो और कटने वाला नहीं हो तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे 2 के पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 10, ये बहुपद आपका नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद न होने के शर्त को समझ गए। इतना ही में से किसी एक से पूछेगा, एकदम निश्चित है, इसके अलावा इसके बियॉन्ड जा नहीं सकता है, इस हमारी गारंटी है, ठीक है? बाकी आप जहाँ मन करे वहाँ से भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हम समझा दिए, अगर इतना आपके माइंड में है, कंप्लीट है, अगर कॉन्सेप्ट ये आपके माइंड में बैठ गया या बैठा लेते हैं तो इतना ही से आएगा। अब इसके आगे जो बहुपद का टर्म है वो पढ़ते हैं, तो खूब ध्यान से पद के अनुसार जब इसको बातें हैं ना, पद के अनुसार, तो खूब ध्यान से समझना है। पहले आता है एक पदी बहुपद। कौन सा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद उसको कहते हैं जिसमें एक एक पद हो, जैसे 4x², ये अकेला हो, 5x³ या x के पावर 100 या -4x के पावर 50 etc। समझ में आ रहा है? सब में एक एक टर्म है एक एक टर्म, ये एक टर्म एक एक है तो एक पदी बोलते हैं। उसके बाद एक आता है द्विपदी बहुपद, जिसमें 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं जी? एक पदी में टर्म कितना? 1, और द्विपदी में कितना टर्म? 2। जैसे 4x² प्लस 5, 4 के पावर 4 प्लस 3x³ 9x² प्लस 10, सब में कितना टर्म है? 2 टर्म है। एक आपका आता है त्रिपदी, नाइन्थ क्लास में भी पढ़े हुइएगा। इसमें कितने टर्म होंगे जी? 3 टर्म होंगे। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5, 9x² प्लस 4x प्लस 10, x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 50 etc। इसमें सब में कितने टर्म हैं? सब में 3 टर्म आ रहा है। तो एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। अब इसमें सबका घात भी पूछता है, तो जो मैक्सिमम घात है आगे पढ़ाने वाले हैं, यहाँ आइए। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद। अब घात के अनुसार बहुपद कितने हैं, तो इस यहाँ से सवाल बनता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले का आपका आएगा रैखिक बहुपद पढ़ना, रैखिक बहुपद। हालांकि सारे टॉपिक, सारे चैप्टर ये 9th क्लास में भी पढ़ने हैं, ठीक है? तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रैखिक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, क्या हो जी? जिसका घात 1 हो उसको क्या कहते हैं? रैखिक। और जब घात 1 हो ना तो एक चीज़ और पूछता है कि रैखिक बहुपद की शून्यक कितनी होती है। तो जिस बहुपद का जितना शून्यक होता है ना, भले घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो घात की संख्या भी 1 होती है और शून्य। इसका एक और पूछता है, व्यापक रूप पूछता है, व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो होता है x प्लस बी, समझ ना? और इसका शून्यक निकालने का जो सूत्र पूछता है तो वो आपका हो जाएगा -b/a।
तो ये शून्यक निकालने का सूत्र है, ये व्यापक रूप है। इसी तीनों में से कहीं से अगर सवाल बनता है तो बनेगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अब उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो इतना समझिए, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो जी, घात की संख्या कितना हो, घात 2। तो जिसका घात 2 होगा ना, तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद हम इसका पढ़ने वाले हैं जी व्यापक रूप। अब व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप होता है। ये क्या होता है जिसका व्यापक रूप होता है। और सर कैसे समझेंगे सर रैखिक कौन है, तो जैसे 2x प्लस 5, इसका पावर कितना है 1, ये रैखिक है। 3x प्लस 10, 2x माइनस 20 etc। ये सारे जो हमने लिख रखे हैं ना, सब कौन से बहुपद है, रैखिक बहुपद है। उसके बाद अब आते हैं, इसकी शून्य की संख्या हो जाए, व्यापक रूप हो गया। सर इसमें और कुछ होता है तो निकालने का, इसका जो डायरेक्ट ये शून्य का जो सूत्र होता है इसमें नहीं होता है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा या कौन सी भी जो भी सी विधि द्वारा निकाला जाए। फिलहाल इसमें 3 ही सवाल पूछेंगे, तो ये द्विघात का बहुपद घात बताइए, या द्विघात का शून्यक बताइए कितने होते हैं, या उसका व्यापक रूप होता है। जैसे व्यापक रूप का मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 10, तो इसमें आपका पूछेगा a का मान तो 2, इसमें पूछेगा b का मान तो 4 और c का मान 10। एक और एग्जांपल देके देखते हैं, यहाँ आप समझ पाए हैं कि नहीं। इसमें घात कितना है जी, 2 है। तो देखना रैखिक में सब में घात एक एक होगा, समझ में आया, और द्विघात में 2। इसमें हम a का मान, b का मान और c का मान लिखते हैं। चलिए a का मान कितना होगा 4, b का मान -10 होगा, क्योंकि उसका साइन उसके साथ लिखना जरूरी है। उसका साइन उसके साथ लिखना जरूरी है, नहीं साइन लिखेंगे गलत हो जाएगा। साइन लिखना ही लिखना है। तो ये द्विघात समझ गए, तो द्विघात की शून्यक 2, द्विघात की घात 2 और द्विघात का व्यापक रूप ये, और इस तरह से होगा। सर जो व्यापक रूप में नहीं हो तब वो द्विघात नहीं कहलाएगा, पाँव बस पाँव और 2 होना चाहिए तो द्विघात। अब सर तो इसमें हमको रैखिक भी तो दिख रहा है यहाँ, पाँव और 1 भी, तो उसको मान्यता दी जाती है जो सबसे ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है त्रिघात। त्रिघात बहुपद, तो इसमें जो आपको घात पूछता है जी, तो त्रिघात में कितने घात 3, और जब 3 घात है शून्यक भी कितनी हो जाएगी 3, शून्यक की भी संख्या 3। इसका व्यापक रूप पूछता है, व्यापक रूप, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्या हो जाएगा व्यापक रूप हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं व्यापक रूप को, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका व्यापक। अब जैसे कैसे समझेंगे कौन त्रिघात है, तो यहाँ समझिए 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 20। अरे समझ में, इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है 3, इसीलिए त्रिघात है। घात तो 2 भी है, घात रैखिक भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावर जो हो ना, अब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब सर इसको और कैसे घुमा सकता है, तो देखिए कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे देगा, कभी लिखेगा 5x² प्लस 2x³ प्लस 20, तो ये कौन सा बहुपद है त्रिघात है। हो आगे सजा के नहीं दिया, यहाँ तो है ना 3 से ज़्यादा पावर है किसी का, नहीं तो त्रिघात बहुपद है।
अब त्रिघात बहुपद है तो इसमें सवाल उठता है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा और डी का मान क्या होगा। तो ए का मान हमारा, अगर कहीं भी इस तरह का बहुपद दिया है जो सजा हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सजाएंगे। तो पावर जो ज़्यादा होगा पहले होगा, उससे जो कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ए का मान यहाँ 2, बी का मान 4, सी का मान और डी का मान, बस। तो इसमें इतना ही आपको पढ़ने हैं, समझ में आ रहा। और इसके बाद आगे आपको सवाल बनाना है। फिलहाल इसमें इतने ही। अब 2 चीज़ें बाकी है, वो भी लिखवा देते हैं। एक आता है आपका, अब समझिए, रैखिक का शून्यक। तो रैखिक का शून्यक जो होता है तो हम अभी बताएं -b/a। लेकिन द्विघात में अब जब आता है ना, द्विघात में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में 2 तरह से पूछता है। एक पूछेगा शून्यक का योग, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक चीज़ यही बनता है, एक चीज़ जिसको बहुत VBI है, द्विघात सूत्र बोलते हैं जिसको। तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात सूत्र है, समझ में। अब उसके बाद आता है इसमें त्रिघात। तो त्रिघात के लिए चलिए थोड़ा सा इधर पढ़ें। तो अब हम चलिए पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद में क्या क्या पूछता है। तो इसमें 3 तरह के रिलेशन होते हैं। तो पहला पूछेगा शून्यकों का योग, तो उसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा गामा बता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, रुको 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो -b/a। उसके बाद है 2 करके लेने पर गुणनफल का योग, 2 करके लेने पर गुणनफल का योग। जैसे मतलब 2 अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है -b/a। ये होता है सिर्फ c/a। ये कौन सा c/a हम अभी बता रहे हैं। उसके बाद ये होता है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, ये 2 करके लेने पर गुणनफल का योग था, ये सिर्फ है गुणनफल। तो यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वाई नहीं है, गामा है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे होता है। तो ये होता है -d/a। अब खूब ध्यान से समझिए, सर इसका कहाँ यूज है, कैसे करेंगे। तो पहले पढ़ तो लिया, अब थोड़ा सा इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने रैखिक पढ़ा, यहाँ द्विघात पढ़ा ना, यहाँ द्विघात पढ़ा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे इसी का मान लेते हैं 2x + 5, तो इसका शून्यक पूछे, होता है ना। तो ये कौन है, रैखिक है। तो इसका शून्यक का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो b यही ना होगा,
तो माइनस बराबर -5/2 लिख देंगे। लेकिन अगर द्विघात हो, जैसे यहाँ हो, मान लो 4 है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योग निकालिए। तो एक तो तरीका है, जैसे यहाँ 2x² + 4x + 2 रखो, ठीक है। तो एक तो तरीका है इसको तोड़ के बनाने का, जैसे इसको गुना करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, जैसे गुणनखंड के, तो गुणनखंड करके जो निकालेंगे ना, अल्फा प्लस एक जो 2 निकलेगा ना, तो एक अल्फा हो जाएगा कि बीटा होगा, वो भी बता रहे हैं क्या होगा। जैसे इसको तोड़ेंगे तो x² + 2x + 2x लिख सकते हैं क्या इसको, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा 2x, तो यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन होगा तो x + दोनों अंदर वाला अगर एक जैसा आ जाए तो समझिए कि सही बना रहे हैं। तो 2x + 2 और यहाँ x + 1। अगर शून्यक लेना है तो 2x + 2 = 0 और फिर x + 1 = 0, तो क्या होगा -1। आइए क्या हो जाएगा 2x बराबर इधर -2 और x बराबर -2/2 कटेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी ये भी -1, और यानी अल्फा बराबर एगो -1 है, एगो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। आ रहा समझ में है। तो अब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़े तो कितना होगा, यहाँ अगर हम करें थोड़ा देर शून्य का योग कर रहे हैं ना, तो कह रहा है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फा का मान -1 और बीटा का भी मान तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 आया। इतना बनाने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव में यही सवाल पूछे तब कैसे करेंगे हम, इतना बनाने का टाइम नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके लिए एकदम सिंपल उपाय है। अगर मान अभी यही ना लिखे थे, अच्छा ठीक है, कितना आंसर आया था -2। तो शून्यकों का हम लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग, अल्फा प्लस नहीं, एक सूत्र है यहाँ -b/a। अब बताओ इसमें a कौन होगा 2, b कौन होगा और c कौन होगा 2, तो ये माइनस तो है तो रहेगा ना जी, ये माइनस है तो रहेगा। b के जगह पर कितना है जी, b पर कितना है, तो यहाँ 4 नीचे कटेगा -2 आ गया। तो ऑब्जेक्टिव जब पूछे तो इसका इस्तेमाल करेंगे -b/a। जब 2 नंबर में पूछे तब ये अल्फा प्लस तोड़ के अल्फा प्लस बीटा वो निकालेंगे। इसी तरह शून्यकों का योग निकालना तो सिखा दिए। शून्यकों का क्या करेगा गुणनफल, तो उसका सूत्र क्या आता है c/a। c का वैल्यू कितना है, कट जाता है कितना आएगा, वहाँ अल्फा प्लस बीटा निकला था, अगर दिमाग है तो अल्फा का वैल्यू कितना था -1 और बीटा का -1, दोनों को गुना करेंगे ना तो गुणनफल ये ना होता था, दोनों को गुना करें तो -1 इंटू -1 क्या आएगा, तो क्या यहाँ +1 नहीं आया इससे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए ये सूत्र लिखाया गया है। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ये त्रिघात में, तो त्रिघात में 3 है। तो अगर मान लीजिए ऐसा आपको क्वेश्चन हो, है कि नहीं, तो शून्यक का योग निकालना हो तो -b/a, तो यानी -4/2 करेंगे, कट जाएगा -2 आ जाएगा। गुणनफल दोनों का निकालना हो तो डायरेक्ट सबको है इतना करने जाएंगे, उससे बढ़िया डायरेक्ट क्या रखेंगे c/a। तो c कितना है 5/2, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। 2 करके लेने पर शून्य का गुणनफल, और डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल लेना है तो अल्फा प्लस बीटा तोड़ के जाइएगा, निकालने बहुत टाइम लगेगा। उससे बढ़िया क्या करिए -d/a, तो -d यानी 4/a कटेगा, कितना आ जाएगा -, तीनों का आंसर निकल गया। अब लास्ट में एक चीज पूछता है कि त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र बहुत VBI है। तो होता है x³ -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ओफो, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ रहेगा x² प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यही है त्रिघात बहुपद का सूत्र। जैसे यहाँ हमने लिखाया था द्विघात बहुपद का सूत्र, वैसे ही यहाँ हमने लिखा दिया त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो लगभग 90% जो सवाल पूछता है उसका सारा हम इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए हैं। अब इसके आगे चैप्टर हम लोग बनाएंगे तो आराम से समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं, कितना आता है कितना नहीं आता है। तो चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम साधित प्रश्न देखते हैं। तो चलिए साधित प्रश्न कहाँ से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है। साधित प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक तथा शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी और एक बार हो जाएगा a माइनस बी। तो अब यहाँ लिखेंगे हम शून्यक के लिए, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद इसको एक गुणा के लेके बराबर 0 रख लेंगे और फिर इसको ये इस एक को लेके 0 रखेंगे, फिर इस एक को लेके, यानी इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -2, इधर जब होगा तो x बराबर हो जाएगा आपका +2। ठीक है ये। लेकिन हम अब यहाँ देखिएगा अल्फ़ा बराबर -2 लिख सकते हैं और बीटा बराबर +2। तो अब संबंध स्थापित करना है हमें। तो दो इसके बीच में 2 ही संबंध आते हैं जो हमने पढ़ाया है। पहला क्या आता है, शून्यकों का योग छोड़े हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कितना लिखेंगे, अल्फ़ा है, आइए कितना हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। अब खूब ध्यान से सुनिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, और -b के अगर इसका व्यापक रूप देखें हम एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो ये जो b है उस किसके साथ गुना होता है, x के साथ, तो उसको लिखते हैं -x का गुणांक। क्या कि जो x के साथ गुना हो रहा है तो वही b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे मतलब 1, अचर पद लिखेंगे मतलब c। आ रहा समझ में, गुणांक मतलब जो उसके साथ गुना हुआ हो। जैसे हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछे यहाँ तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर गुना क्या हुआ है, और एक्स का गुणांक पूछे तब 10, अचर पद पूछे तब, आ रहा समझ में। तब यहाँ आइए, तो नीचे क्या रहता है, -b/a, तो a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही संबंध है। अब दूसरा एक और निकालना है, शून्यकों का गुणनफल।
उसका क्या होता है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना निकला है -2, अब बीटा +2, तो कितना निकलेगा -4। इसको क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटा x² का गुणांक। बस ऐसे ही बनाना है। आया समझ में? चलिए उतारिए, बाकी कल देखेंगे हम लोग।